नमस्कार, मैं सूरज कुमार। संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत दूसरे पाठ यानी शिक्षण की सामान्य विधियां एवं व्यावसायिक शिक्षा को पढ़ने वाले हैं, जो कि बिहार अध्यापक परीक्षा जो बीपीएससी के माध्यम से होगी उसमें सहायक होगा। इसको देखना जरूरी है, जब तक सिलेबस नहीं आता है प्लेटफॉर्म पर। ये तो आएगा, इसलिए इसको पढ़ेंगे। और वीडियो जो मित्र पूरा वीडियो देखेंगे उनसे एक विशेष आग्रह है कि पूरी वीडियो को देखने के बाद आप कम से कम 10 प्रश्न हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप या फिर कमेंट के माध्यम से भेजें। पाठ से संबंधित 10 प्रश्न यानी शिक्षण की सामान्य विधियां एवं व्यवसाय शिक्षा को पढ़ने के बाद इसी पाठ से 10 प्रश्न आपको बनाना है। अगर आप देख रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आप प्रश्न बना सकते हैं, और जो प्रश्न बनाएंगे जिनका प्रश्न मुझे अच्छा लगा, नहीं ये प्रश्न आपने सटीक बनाया है, उनके लिए मैंने गिफ्ट प्लान किया हुआ है, वो गिफ्ट आप तक पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का यही पाठ, शिक्षण की समान विधियां एवं व्यावसायिक शिक्षा। मैंने पूरे पाठ को क्रमवार लिखा है, इसको देखते हैं कि शिक्षण विधि विषय वस्तु को संप्रेषित करने की तकनीक है। एक कुशल अध्यापक को वर्ग शिक्षण में किसी न किसी तकनीक का प्रयोग करना ही चाहिए। आप अच्छे शिक्षक हैं तो आप जब वर्ग में जाते हैं तो बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षण की अनेक तकनीक लगाते हैं, और एक शिक्षक को तकनीक का प्रयोग करना ही चाहिए। लेकिन शिक्षण की अनेक तकनीक होती है पढ़ाने के वर्ग शिक्षण में, सब शिक्षक का अपना अपना टेक्निक होता है। तो कौन सा प्रमुख विधियां हैं शिक्षण की, इसको हम लोग देखेंगे क्रमवार दूसरे बिंदु में देखेंगे। देखिएगा, पहला आप देख सकते हैं इसमें व्याख्यान विधि। इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल से होते आ रहा है। गुरुकुल पद्धति में यह विधि सर्वोपरि थी। यह मात्र श्रवण होता है, इसलिए इसका शिक्षार्थी पर प्रभाव नहीं पड़ता है। जो पहले जो प्राचीन काल में जो व्याख्यान विधि होती थी वो गुरुकुल पद्धति में वो गुरु जो है वो व्याख्यान देते थे, बच्चे सिर्फ श्रवण करते थे, सुनते थे। लेकिन बोलता है कि इसमें जो है आपका शिक्षार्थी जो सुनने वाले हैं इस पर पूरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि शिक्षण इस विधि में जो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, वो सिर्फ केवल शब्दों का प्रयोग करते हैं, लिखित तो कुछ होती नहीं थी। तो सुनकर बहुत कुछ आप नहीं समझ पाते हैं। तो बोलता है इसलिए शिक्षार्थी पर इसका पूरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हम जो आपको बोल रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, इसको आप क्रमशः प्रश्न बनाकर लिख लीजिएगा तो आप याद हो जाएगा आपको पूरा पाठ। दूसरा है पाठ्य पुस्तक विधि। इस विधि में शिक्षार्थी पाठ्य पुस्तक में लिखित बातों को पढ़कर समझता है और अध्यापक उसकी समझ को व्यापक बनाने का प्रयास करते हैं। हम लोग पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो उन पुस्तक में लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं, और फिर जो समझ में नहीं आता है तो शिक्षक उसी पाठ्य पुस्तक को समझाने का प्रयास करते हैं। और तीसरा है ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक का अर्थ होता है कि मैं खोजता हूँ, और इस विधि का उद्देश्य शिक्षार्थी में खोज की प्रवृत्ति पैदा करनी है। मतलब खोजने का अर्थ है कि शिक्षार्थी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें खोजी प्रवृत्ति हो, वो खुद से अन्वेषण करें। इनके इस चीज़ के लिए जो है उनके सामने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाती है कि वो खोज के लिए स्वयं तत्पर हो जाएं। यही होता है ह्यूरिस्टिक विधि। ऐसे आप लोग प्रयास करते हो, जो शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने इस विधि का प्रयोग कभी न कभी वर्ग में जरूर किया होगा। और चौथा है आपका समस्या विधि। समस्या विधि भी ह्यूरिस्टिक विधि प्रकार का ही है। बोलते यह शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है। कौन सी विधि? समस्या विधि। ये विधि आर्मस्ट्रॉन्ग की ह्यूरिस्टिक विधि पर ही आधारित है। जो आप पॉइंट देख रहे हैं तीसरा, ये ह्यूरिस्टिक विधि बोलते हैं समस्या विधि भी जो है इसी पर आधारित है। समस्या विधि किस पर आधारित है? ह्यूरिस्टिक विधि पर आधारित है। क्यों? कि इसमें भी शिक्षार्थियों के समक्ष समस्याएं रखी जाती है और इनके समाधान के लिए उन्हें आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि में क्या किया जाता था, तो बच्चों के सामने एक ऐसी परिस्थिति का वातावरण तैयार किया जाता है, एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता था उनके सामने परिस्थिति का कि वो खोज के लिए स्वयं तत्पर हो जाएं। और समस्या विधि में क्या है, यह भी उत्तम विधि है, लेकिन इसमें समाधान के लिए जो है कुछ आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ेंगे, परियोजना विधि। कौन सा है? परियोजना विधि। देखिए, इस विधि के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक हैं। परियोजना विधि के जन्मदाता W.H. किलपैट्रिक हैं। इसमें शिक्षार्थी को एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत समस्या ढूंढना पड़ता है और शिक्षार्थी इसमें सक्रिय रहते हैं। परियोजना एक प्रकार का प्रोजेक्ट विधि हुआ।
एक समय दिया जाता है आपको कि आप इस समय के अंतर्गत आप जो आपको प्रश्न दिया गया इसको खोज कर लाइए। ठीक है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि पूरा पाठ को पढ़िए और फिर आपको एक टास्क है कि पूरे पाठ से कम 10 प्रश्न आप निकाल कर मुझे भेजिए। ठीक है, अब आप पढ़ने के बाद सक्रिय रूप में रहेंगे और समस्या का समाधान, या जो मैंने समस्या दिया है आपको उसका समाधान ढूंढेंगे। और मुख्य विधि में एक आता है प्रयोग प्रदर्शन विधि। और ये जो प्रयोग प्रदर्शन विधि है, इस विधि का संबंध विशेषकर विज्ञान शिक्षण से है और यह अधिगम की दृष्टि से एक प्रभावकारी विधि है। अगर प्रश्न ये आ जाए कि अधिगम की दृष्टि से प्रभावकारी विधि कौन सा है और विकल्प में आ जाए परियोजना विधि, प्रयोगशाला विधि, पर्यटन विधि या प्रयोग प्रदर्शन विधि, तो उत्तर क्या होगा? प्रयोग प्रदर्शन विधि। क्या इस विधि का संबंध किससे है भाई? इस विधि का संबंध विज्ञान शिक्षण से है और यह अधिगम की दृष्टि से एक प्रभावकारी विधि है। और उत्तम विधि कौन था? उत्तम विधि है समस्या विधि, याद रखिएगा। प्रश्न ऐसे बनता है, ऐसे बनाइए आप लोग। ठीक है, चलिए। उसके बाद है प्रयोगशाला विधि। बोलता है यह सीखने की सर्वोत्तम विधि है। इस विधि द्वारा सीखने से परिपक्वता आती है। स्वाभाविक है, जब आप प्रयोगशाला में जाइएगा, अपने से प्रयोग कीजिएगा तो वो चीज़ आपके जहन में बैठ जाएगा और आप उस परिपक्व हो जाएगा, धीरे धीरे सीखिएगा। इसलिए प्रयोगशाला विधि बोलता है यह सर्वोत्तम विधि है। इस विधि द्वारा सीखने से परिपक्वता आती है। और 8वां विधि शिक्षण विधि के अंतर्गत आता है पर्यटन विधि। आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों को सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है समय समय पर कहीं घूमने ले जाने के लिए, पर्यटन करवाने के लिए। बोलते हैं ये शिक्षण कार्य के लिए भी एक उपयोगी विधि, ताकि देखकर वो समझे कि भाई पटना में गोलघर है, मैंने किताब में पढ़ा है, लेकिन गोलघर कैसा है, किस आकार का है, क्या इतिहास रहा है, वहाँ जाकर बच्चे और बेहतर समझेंगे। इसलिए पर्यटन विधि भी शिक्षण विधि में आता है। ये कुछ मुख्य विधि है, और विधि भी आ सकता है, लेकिन शिक्षक जो है इस विधि का प्रयोग करके बच्चे को आसानी से समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इस जो मैंने पॉइंट वाइज लिखा था विधि, इस चीज को। अब आइए व्यावसायिक शिक्षा। मतलब व्यावसायिक शिक्षा ये बच्चों को देना जरूरी है। क्या होता है व्यावसायिक शिक्षा, इसको देखेंगे। विज्ञान के विश्वकोश के अनुसार व्यापक रूप में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत उन सभी प्रकार की शिक्षा को सम्मिलित किया जा सकता है जिनके द्वारा किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त होता है। मतलब ऐसी शिक्षा जिसके माध्यम से हम जीविकोपार्जन कर सकते हैं, जैसे कि वही बीटेक चाय वाली, पानीपुरी वाला, क्या क्या है भाई, ये भी एक प्रकार का व्यावसायिक शिक्षा है। अगर इसको सही तरीके से शिक्षा दिया जाए तो जीविकोपार्जन के लिए हम कुछ कर सकते हैं। बोलता है व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, सेकेंड पॉइंट में है। तो ये वर्तमान शिक्षा की अनुपयुक्तता तथा शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती जनसंख्या। अब हम लोग, आप लोग क्या है, शिक्षित बेरोजगार हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़े हुए हैं, और वर्तमान शिक्षा की अनुपयुक्तता और शिक्षित बेरोजगारों की बढ़ती जनसंख्या तथा पारिवारिक स्तर पर आर्थिक दयनीयता के कारण व्यावसायिक शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। उम्र हो गई, शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं, जनसंख्या बढ़ती जा रही है ऐसे बेरोजगारों की। अब है कि आपको परिवार में सामंजस्य बैठाना है, तो अब परिवार में खर्च तो बढ़ते जा रहा है, तो आर्थिक दयनीयता हो जाएगी, आर्थिक रूप से आप कमजोर हो जाएंगे। शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार हैं तो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। इसके लिए व्यवसाय शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। अगर शिक्षित हैं तो बच्चों को पढ़ाइए, कुछ आर्थिक उपार्जन कीजिए, या अन्य कोई भी व्यवसाय शिक्षा में आप जिसमें महारत हासिल है वो आप कर सकते हैं। बोलता है कि अमेरिका, रूस, जापान और जर्मनी के उदाहरण हमारे सामने हैं। अमेरिका में, रूस में, जापान में, जर्मनी में लोग स्टार्टअप खोलते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग, तो ये सब हमारे सामने ये उदाहरण है। ये सभी देश व्यवसायिक शिक्षा की योजना पर ही धनी बने हुए हैं। यहाँ पे व्यवसाय शिक्षा चलता है, बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आप नौकरी के लिए मत पढ़िए, आप अपने स्टार्टअप के लिए भी, अपने व्यवसाय के लिए भी पढ़िए, ताकि उस जो आप पढ़ाई कर रहे हो वो स्किल आप व्यवसाय में भी लगा सकते हैं। इसलिए ये हमारे देश जो अमेरिका, रूस, जापान, ये सब हमसे आगे हैं नौकरी के मामले में, आर्थिक मामले में। चलिए, इन दिनों बिहार में व्यवसायिक शिक्षा के लिए भी अलग अलग संस्थान है। आपको जानकारी होनी चाहिए, व्यवसायिक शिक्षा के लिए बिहार में भी अलग अलग शिक्षण संस्थान है, पर सही ढंग से कार्य नहीं होने के कारण अनेक समस्याएं भी हैं। जैसे क्या, जनता में जागरूकता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी। अब मेरी इच्छा है कि भाई हम जो है जो ब्रेड का बनता है जी, वो ब्रेड पकौड़ा या फिर चाय वगैरह, मेरी इच्छा है कि हम ऐसा कुछ खोलें, लेकिन अब क्या है, आप मेरे घर वाले ही बोलेंगे इतना पढ़ा लिखा क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, घर वाले बोलेंगे, समाज वाला ही बोलेगा कि बेकार का ये। अब क्या यही बोलता है, जनता में जागरूकता तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी।
हम जानते हैं, हमको वो स्किल है हमारे अंदर, लेकिन हम करेंगे तो हमारे गार्जियन, हमारे माँ बाप ही हमको इससे पीछे खींच लेंगे। तो दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी है, सोच नहीं पाते हैं कि लड़का अगर स्किल है तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, आर्थिक उपार्जन कर सके। आप लोग भी चाहते हो कुछ ना कुछ करना, लेकिन कोई ना कोई आपके बीच में बाधा आ जाता होगा। लोग ही आपको हतोत्साहित करने के लिए आ जाएंगे, आपके घर वाले हतोत्साहित कर देंगे। दूसरा है श्रम के प्रति अनुचित दृष्टिकोण। तीसरा है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। हमको ITI वगैरह सब जो व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, लेकिन होता कहाँ है, पाठ्यक्रम तो है, किताब तो चल रहा है, लेकिन मात्र 10% बिहार में जो ITI है वहाँ पढ़ाई होती है, क्योंकि 90% सिर्फ डिग्री मिलता है। तो दोषपूर्ण पाठ्यक्रम भी तो है और अधिक खर्चीला भी है, और कभी कभी कोई पाठ्यक्रम तो इतना है कि जितना फी है उससे ज़्यादा उसको चढ़ावा देना पड़ जाता है, घूस देना पड़ जाता है, एग्जाम में ये वो खर्च होता है। तो खर्चीला ही बहुत ज़्यादा व्यवसायिक शिक्षा है, इसलिए लोग इसमें रुचि भी नहीं ले रहे हैं। और व्यवसायिक शिक्षा को पढ़ाने के लिए शिक्षकों का अभाव भी है। ये कुछ समस्याएं हैं बिहार में। तो शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा चल रही है, लेकिन समस्याएं भी जो आप देख रहे हैं, वो कंप्यूटर सिखाया जाता है फ्री में, इसे व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। और अभी भी बिहार के समान विद्यालय में आप देखेंगे व्यवसायिक शिक्षा के स्थान पर कार्यानुभव चलाए जा रहे हैं, और यह भी व्यवसायिक शिक्षण ही है। आप देखिए कि मध्य विद्यालय में छात्रों को कंप्यूटर का शिक्षण दिया जा रहा है, उससे छात्रों को स्वरोजगार को अपनाने के लिए नौकरी मिलने की अधिक संभावना बढ़ जाती है। जो आप देख रहे हैं बिहार में जो मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षण दिया जा रहा है, छात्रों को जो कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसलिए ताकि वो सीख कर खुद का स्वरोजगार, फॉर्म वगैरह ये वो जो आप ब्लॉग के आगे बैठ सकते हैं, या कोई ना कोई काम आप कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। तो आपको एक, या फिर नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में जाएंगे तो कंप्यूटर की जानकारी होगी तो संभावना अधिक मिल जाती है कि नौकरी आपको मिल जाएगी, इसलिए इस शिक्षण दिया जाता है। ये भी एक व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ स्मरणीय तथ्य, इसको आप लोग देखिएगा, और प्रश्न जो है यहाँ से और ज़्यादा बन सकता है, प्रश्न यहाँ से बनाने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। पहला देखिएगा कि मोहनदास करमचंद गांधी के अनुसार उद्योग सामूहिक शिक्षा आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन क्रियाशीलता पर आधारित होना चाहिए। ये बताते हैं मोहन करमचंद गांधी जी बताते हैं कि उद्योग जो है वो सामूहिक शिक्षा, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन क्रियाशीलता पर आधारित होनी चाहिए। और बुनियादी शिक्षक की अवधारणा के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। पॉइंट दूसरा है कि बुनियादी शिक्षा के अवधारणा के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। तीसरा, बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम में क्या क्या आता है? तो कढ़ाई बुनाई, मिट्टी का काम, चमड़े का काम, इन हस्तशिल्पों को ये बुनियादी शिक्षा में सम्मिलित किया गया है। पॉइंट चौथा है कि बुनियादी शिक्षा वर्ण व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है। पांचवा, व्यावसायिक दृष्टिकोण प्राचीन समय की शिक्षा में मूल रूप में था। मतलब प्राचीन शिक्षा समय के रूप में जो प्राचीन पढ़ाई होती थी उसमें व्यावसायिक दृष्टिकोण जो है को मूल केंद्र में रखा गया था। याद रखिएगा, पूछेगा प्राचीन शिक्षा के मूल में क्या था, कौन सी ये थी, तो बताइए व्यावसायिक दृष्टिकोण प्राचीन शिक्षा के मूल में था। ठीक है, आपको इसी प्रकार से अगला है, विनोबा भावे के कथनानुसार आधुनिक शिक्षक पद्धति में शिक्षा प्राप्ति के बाद विद्यार्थियों का गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना एक हनुमान कूद के समान है। मतलब विनोबा भावे कहते हैं, क्या कहते हैं कि अभी जो शिक्षण पद्धति चल रही है और इस शिक्षा की प्राप्ति के बाद अगर आप जो विद्यार्थी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, समझिए कि हनुमान जी जिसमें कूदते हैं रिस्क लेकर, उस प्रकार हनुमान कूद के समान। ऐसा कौन कह रहे हैं हनुमान कूद के समान? तो विनोबा भावे कह रहे हैं। सही बात है, जिनकी शादी हो चुकी है और वो शिक्षित बेरोजगार है तो हनुमान कूदिए ना, उपार्जन तो करना है, आर्थिक उपार्जन करना है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा, हनुमान कूद के समान वाली बात कौन कहे थे? विनोबा भावे कहे थे। भारत में वर्तमान राजक सरकार, जो अभी वर्तमान राजक सरकार चल रही है, जिसके मुखिया हैं बीजेपी है, ठीक है, तो बोलता है वर्तमान जो राजक सरकार है, राजक सरकार द्वारा शिक्षा को किस दिशा में मोड़ा जा रहा है? तो पूंजीवादी दिशा में मोड़ा जा रहा है। क्या? वर्तमान में राजक सरकार द्वारा शिक्षा को पूंजीवादी दिशा में मोड़ा जा रहा है। ठीक है, आठवां प्रश्न है, स्मरणीय तथ्य है कि आर्थिक आयाम वर्तमान
समय में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम है। आर्थिक आयाम, हम जो पढ़ रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इसका अभी ज़्यादा जो मोटो है, उद्देश्य है कि भाई हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाए, क्योंकि आर्थिक आयाम वर्तमान समय में शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम है। 9वां पॉइंट है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के कथनानुसार राज्य का सर्वप्रथम उद्देश्य होता है कि वह अपने नागरिकों को किसी लाभकारी कार्य हेतु समाज के किसी निश्चित कार्य के निमित्त शिक्षित करे। जाकिर हुसैन जी कह रहे थे, उनका कथन है कि हर एक राज्य का ये उद्देश्य होता है कि उनके राज्य में जो नागरिक हैं वो किसी लाभकारी कार्य के लिए शिक्षित करे। जैसे कि अगर जिसमें जो स्किल है उसको उस स्किल को बढ़ावा दे, है ट्रेनिंग करवा ले, सीटेट बीटेट करवा ले, एचएट करवा ले, फिर एक बीपीएससी कर ले, फिर मन ना भरे तो एक यूपीएससी के द्वारा बहाली ले ले। अब ऐसा भी शिक्षित न करे करते करते परीक्षा देते देते वो बेहाल हो जाए। लेकिन आप जब ट्रेनिंग करवा दिए, शिक्षित निमित्त कार्य के लिए आप उसको ट्रेंड कर दिए, अभी विद्यालय भेजिए ना, तो बार बार क्यों उसको उधेड़-बुन में कर रहे हैं। तो सरकार तो कर रही है, ट्रेनिंग करवाए, लेकिन उसको उधेड़-बुन में फंसा रही है। ठीक है, बिहार में जो वर्तमान हालत है इस वक्त। और अंतिम पॉइंट है 10वां कि जॉन ड्यूवी ने कहा, क्या कहा, यदि एक व्यक्ति जीविका नहीं कमा सकता तो ये गंभीर भय है, यह होना चाहिए, अभी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यह गंभीर भय है कि वह अपने चरित्र का पतन करे और दूसरों को हानि पहुंचाए। शिक्षा इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए होनी चाहिए। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने, जॉन ड्यूवी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर एक व्यक्ति जीविका नहीं कमा सकता, कोई व्यक्ति कामचोर है, वो आर्थिक उपार्जन नहीं कर सकता, जीविका नहीं कमा सकता, तो बहुत बड़ा भय है उसे डरने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं कमा सकता है, समझिए कि वो अपने चरित्र का पतन करेगा, चोर चक्का बदमाश बन जाएगा। ठीक है, और जब चोर चक्का बदमाश पहुंचेगा, चोर बनता कैसे, दूसरे का चोरी करेगा ना जी, वो चक्का बनेगा, क्रिमिनल बनेगा, दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। तो बोलता है कि अगर लोग कामचोर है, जीविका नहीं कमा सकता, तो वो अपने ही चरित्र का हनन तो करेगा ही, और साथ ही साथ दूसरों को हानि भी पहुंचाएगा। इसलिए शिक्षा जरूरी है कि शिक्षा इन दोनों समस्याओं का समाधान के लिए होना चाहिए। शिक्षा, ऐसा शिक्षा दीजिए कि न वो अपने चरित्र का हनन करे, यानी अपना जीविका कमा सके। व्यवसाय शिक्षा इसलिए जरूरी है कि वो अपना जीविका चला सके। ठीक है, नहीं जीविका चलाएगा तो फिर कोई हानि नहीं पहुंचाएगा लोगों को, न स्वयं को न दूसरे लोगों को। इसलिए व्यवसाय शिक्षा इन दोनों समस्याओं के समाधान के लिए जरूरी है। किन्होंने कहा था? जॉन ड्यूवी ने कहा था। ठीक है, इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें अपना नाम और जिला लिखकर। और टेलीग्राम और फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में, देखिए सबसे अंदर अबाउट सेक्शन होगा, हिंदी में होगा के बारे में, वहाँ पे जाइए, क्लिक कीजिए, वहाँ पे टेलीग्राम फेसबुक पेज सबका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और अंत में अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए यहाँ तक, तो जो मित्र यहाँ तक देख चुके हैं, तो 10 प्रश्न को आप करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए। इस पढ़ाई का, इस पार्ट का PDF आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।